बीच और ज़्यादा गिरावट बढ़ गई है मिड कैप इंडेक्स में, 435 पॉइंट नीचे है। लेकिन ये नंबर नहीं, जो नंबर मैं ट्रैक करता हूँ उस पर ध्यान देखिए, 2077 शेयर गिरे हैं और 826 ऊपर है, यानी एडवांस डिक्लाइन काफ़ी बुरा हो गया। ये देखिए, जो क्रॉस बना है ना और बढ़ता ही जा रहा है वो दोनों, अगर आप हरी और लाल लाइन को देखेंगे, ये दिक्कत है कि अगर ब्रॉडर मार्केट में बिकवाली दिख रही है तो फिर थोड़ा मुश्किल। और मिड कैप में आज सबसे ज़्यादा 1.25% की कमज़ोरी है। हालांकि निफ्टी भी 60-65 पॉइंट नीचे है, लेकिन मिड कैप में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है आज के हिसाब से, क्योंकि 6-7 दिनों से लगातार तेज़ी थी तो आज उसमें कमज़ोरी देखने को मिली। तो क्या क्या हो रहा है बाजार में उस पर देखिए आप। एक तो एक्सपायरी का दिन है तो मार्केट उठापटक के बीच में, इस समय पटक वाले हिस्से में नहीं, गिरावट के साथ काम कर रहा है। 18,800 के नीचे फिसलता हुआ दिख रहा है निफ्टी, और बैंक निफ्टी भी निचले स्तरों पे है। एडवांस डिक्लाइन गड़बड़ा रहा है। फार्मा, आईटी और पीएसयू बैंक में कमज़ोरी है। आईटी शेयरों में, चूँकि इन्फोसिस पे एक नेगेटिव रिपोर्ट है, टीसीएस में एक अच्छी खबर थी लेकिन उसके बावजूद स्टॉक में दबाव देखने को मिल रहा है। आज एक्सेंचर के रिजल्ट आने यूएस में शाम को पता लगेगा। तो इन तमाम सेक्टर्स में आईटी वाले में खास तौर पे दबाव है, लेकिन चीनी सेक्टर मजबूत ट्रेड कर रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ ये सिक्योरिटीज़ के अमित त्रिवेदी जी हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब ये बाजार क्या घूम गया है या सिर्फ एक्सपायरी की वजह से नीचे आया है? जी, गुड आफ्टरनून। अगर देखा जाए, अगर निफ्टी में तो नो डाउट ये एक ऑल टाइम हायर जोन के आसपास है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर देखा जाए तो अपसाइड में मोमेंटम जो है कंप्लीटली मिसिंग है। हम देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों में 18,850 से 18,900 के बीच में मल्टीपल हाइस देखने मिले। आज भी एक वहां ही हाई आके थोड़ा थ्रोबैक देखने मिला है। सो कहीं ना कहीं मुझे देखने मिल रहा है कि जो हिसाब से मोमेंटम मिसिंग है और इंटरनल ब्रेथ जो है वहां पर थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग दिख रही है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि निफ्टी में थोड़ा माइल्ड करेक्शन आ सकता है 18,700 से लेके 18,650 तक। ओके, अच्छा अमित, मुझे दो स्टॉक पे आपकी राय चाहिए। सीक्वेंट साइंटिफिक 10% ऊपर है, कैसा लग रहा है मिड कैप स्टॉक ये? देखिए, सीक्वेंट में देखा जाए तो एक कंसिस्टेंट अंडर परफॉर्मर था ये स्टॉक, लेकिन नियर टर्म चार्ट्स पे देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं पे एक इंप्रूवमेंट आई है। आज हम देखा जाए तो काफी एक शार्प मोमेंटम देखने मिला है और कंपैरेटिवली हायर वॉल्यूम्स। सो कहीं ना कहीं पे शॉर्ट टर्म रैली पॉसिबल है टिल 92 से लेके 94 तक। मेजर अपसाइड नहीं दिख रहा है, बट यस स्टिल 94-95 तक के प्रोजेक्शंस पॉसिबल है। तो वो तो था टॉप गेनर। अभी टॉप लूजर देखिए आप, एल&टी हाउसिंग फाइनेंस 6% नीचे। इसमें कैसा लग रहा है आपको? जी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें भी काफी अच्छा मोमेंटम देखने मिला था एल&टी हाउसिंग फाइनेंस में, बट थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग समवेयर नियर 125-123 के आसपास एक क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस है। और जो हिसाब से आज देखने मिला है 120 का जो उसने सपोर्ट था उसने ब्रेक किया और कुछ टाइम से अगर देखा जाए तो उसके नीचे ही सस्टेन कर रहा है। सो 110 से 111 तक का प्रोजेक्शंस डाउन साइड में ओपन है, तो थोड़ा करेक्शन आना चाहिए। अगर बाय करना है तो वेट करना चाहिए समवेयर नियर 110 के आसपास। अगर स्टेबिलिटी आती है देन अगेन एक बार रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट ये स्टॉक में देखने मिल सकता है। 6.5 रुपये भी और वीकनेस इसमें आ सकती है एल&टी फाइनेंस में। बहुत बहुत शुक्रिया त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब बातचीत करेंगे आज के सबसे बड़े इंटरव्यू की। मोतीलाल ओसवाल के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल भारत की ग्रोथ स्टोरी को लेकर बहुत बुलिश हैं और उनका मानना है कि बाजार में निवेश का ये अमृत काल चल रहा है और यहाँ से बाजार 10 गुना बढ़ सकता है। ऑल टाइम हाइज पर और रिटेल निवेशक आपको काफ़ी सुनते हैं। हाँ। आपके रिटेल निवेशकों को क्या सलाह होगी, क्या करें और क्या अवॉइड करें? देखिए, सट्टा मत करो यार, समझना पहले बात। ओके। ये कंट्री में जो है ना, यदि आप इन्वेस्ट करो ना, गंदा से गंदा इन्वेस्टिंग करो। इन्वेस्टिंग साल 2 साल 3 साल जितना दिन आपको जितनी श्रद्धा उतना नहीं रखो। गंदा स्टॉक खरीदो, फिर पैसे कमाओगे। ओके। मेरे ख्याल से मतलब यू हैव टू बी सुपर अनफॉर्चुनेट गाय टू लूज मनी। सी मेकिंग मनी लेस देन से 5% दैट इज वन थिंग। देखिए, बाजार करेगा आपको 12 साढ़े 12, वो सेट है। 10 साल का 12.5 टका है, 40 साल का 12.5 टका है। जैसे शॉर्टर करो तो कभी 1 साल का 25 टका आएगा, फिर 80-90 टका भी आ सकता है, उसका बात नहीं। बट बेसिकली लॉन्ग टर्म इज अबाउट 12-13% एंड आपका फिक्स इनकम इज अबाउट 4-5%, 6%। तो क्लियरली दैट्स द एसेट क्लास टू बी इन। लेकिन क्या पैसे उसके लिए है जो परमानेंटली बाजार में बैठे हुए हैं। कितना भी महारथी आ जाए, बाजार को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो भैया चलो, ये बॉटम है, ये टॉप है, मेरे को 20 टका निकालने दो, और बॉटम में अरे भैया तू ही भगवान है क्या? हाँ, तो किसी के पास नहीं। आप एक बार सही हो सकते हो,
हर बार सही नहीं हो सकते। बिल्कुल। तो बेस्ट इज़ टू जितना अलोकेशन है उतना डालो। यदि आपको समझ में नहीं आता तो आप इंडेक्स खरीदो। बेस्ट इज इंडेक्स। इंडेक्स खरीदो और क्या, हमारे टाइम में था नहीं, अभी तो हाँ, बढ़िया मिलता है, हाँ, 5-10 पैसे में आपको इंडेक्स मिलता है। बिल्कुल ETF ले लीजिए, इंडेक्स खरीदो, जो भी S&P 500 मिड कैप जो खरीदना खरीद लो आप। हाँ, सो दैट इज द इजीएस्ट वे। इन्वेस्ट करिए और बैठे रहिए और भूल जाइए। बिल्कुल। जैसे वॉरेन बफेट ने कहा था कि स्टॉक मार्केट इज डिजाइन टू ट्रांसफर द मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू पेशेंट। हाँ, तो उस पर फोकस करिए। यस, एकदम। एंड ये अमृत काल बताता हूँ मैं। ओके। हालांकि पॉलिटिशियंस ने बोला अमृत काल, लेकिन इन्वेस्टिंग का अमृत काल है। तो ये भारत का टाइम है और इसमें जो है आप काफ़ी पैसे लगा सकते हैं और बन सकते हैं। जैसे कि रामदेव जी कह रहे हैं कि 10 गुना यहाँ से पैसा हो सकता है, तो बहुत सिंपल है। अगर आपकी इकोनॉमी यहाँ से 3 टाइम्स हो रही 10 साल में, 3 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन डॉलर हो रही है, तो नो डाउट आपका पैसा भी 10 टाइम हो सकता है। आइए और सुनते हैं कि किन किन सेक्टरों पर उनकी नज़र है। ऑटोज में आपको लग रहा है कि यहाँ से भी मोमेंटम, क्योंकि एक वैल्यूएशन नाम की भी एक चीज़ होती है, वो बहुत महंगी लग रही है। अब जैसे मैं TVS मोटर का प्राइस देख रहा था, या महिंद्रा का भी थोड़ा सा, तो मतलब ज़्यादा हो गया है, मतलब थोड़ा सा टाटा मोटर से बहुत भाग गया है। हाँ, लेकिन क्या है, कंजम्पशन बेस बहुत बड़ा है। अभी भी पेनिट्रेशन ऑफ द 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स एवरीथिंग इज़ वेरी लो। अब वो मतलब ये सब GST और आया है 28% का GST, हायर रेंज में, इवन हायर, तो वो थोड़ा सा कंजम्पशन को हर्ट करता है। इंटरेस्ट रेट्स आर हाई। अब वो ऐसा कौन सा माहौल आएगा जिसमें पोस्ट कोविड, अब देखिए पहले तो क्या था, रूरल भी बहुत वीक था। 2 व्हीलर डिमांड टिल जनवरी फरवरी वाज वेरी वीक एंड देन इट टुक ऑफ इन लास्ट 3-4 मंथ्स। तो ये भी क्या है कि ये इकोनॉमी, इतना बड़ा इकोनॉमी है, जायंट है, अपने समझ में आता है कि व्हाट इज ड्राइविंग इट। आई मीन लो पेनिट्रेशन इज ऑलवेज द स्टोरी ऑफ इंडिया। लेकिन कब किसके जेब में पैसा आएगा, और उसके अब जैसे कि हाउसिंग बूम है, हाईएस्ट आपका मॉर्गेज रेट्स हैं, हाईएस्ट मतलब रिसेंट है इसमें, बट हाईएस्ट डिमांड है। लॉन्गर टर्म आउटलुक फॉर द इंडस्ट्री इज वेरी गुड। दिस इज द बेस्ट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडिया स्टोरी इज डिपेंडेंट ऑन देम। तो अब सवाल ये है कि जो पब्लिक मनी होती है उसमें आपका 1 से 3 साल का जो आउटलुक होता है, वही 10 साल का आउटलुक तो बहुत बढ़िया है, लेकिन 1 से 3 साल का आउटलुक कैसा है वो एक इम्पॉर्टेंट होता है। तो उसी कारण से वी आर बिल्डिंग सेलेक्टिव, वेरी कॉशियस, लेकिन यस, वी आर नॉट जीरो। तो ये भारत का टाइम है और इसीलिए रामदेव जी आपको ये सलाह दे रहे हैं। चलिए अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगाने का कोई फायदा नहीं दिख रहा है। स्टॉक लिमिट लगने के बावजूद दामों में बढ़ोतरी हुई है। स्टॉक लिमिट लगाने के बाद गेहूं की कीमतों में 1% का उछाल देखा गया है। क्यों बढ़ रहे हैं दाम, बातचीत करते हैं असीम से, हमारे संवाददाता। असीम, कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्या स्टॉक लिमिट लगाने का? देखिए, अगर मैं पिछले 45 दिन की बात करूं तो गेहूं के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी। कीमतों में 8% तक की बढ़ोतरी हुई थी। तब सरकार ने फैसला किया कि इसके ऊपर स्टॉक लिमिट लगाई जाएगी, साथ ही गेहूं खुले बाजार में बेचा जाएगा। तो 12 जून को सरकार ने इसके ऊपर स्टॉक लिमिट लगा दी थी। तब प्राइस 2300 रुपए से ऊपर चल रहा था, लेकिन उसके 2 दिन के बाद हमको गिरावट देखने को मिली। प्राइस कम होकर के 2268 रुपए के आसपास आया। 2 से 3 दिन तक मोमेंटम रहा प्राइस के ऊपर, लेकिन उसके बाद फिर दामों में बढ़ोतरी देखने को हमको मिल रही है। प्राइस दोबारा उसी लेवल के ऊपर पहुंच गए। इतना ही नहीं, उस लेवल से भी आगे बढ़ गए। तो जानकार मानते हैं कि आगे भी ये बढ़ोतरी जारी रहेगी। खासतौर पे कि अल्नीनो का ये साल है, जिसके चलते प्रोडक्शन घट सकता है। मॉनसून का भी अता पता नहीं है, मॉनसून महाराष्ट्र भी नहीं पहुंचा, उसने कवर भी नहीं किया। तो ये सारे कारण है जिसकी वजह से गेहूं के दाम बढ़ रहे हैं। और सरकार ने जो भी कोशिश की थी कि स्टॉक लिमिट लगाई या खुले बाजार में गेहूं को बेचना चाहा, उसके बावजूद दाम नहीं घट रहे और आगे भी ये दामों में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। आगे भी गेहूं के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो क्या असीम, बिस्किट महंगे हो जाएंगे क्या हमारे? देखिए, अगर गेहूं महंगा होता है तो इसका सारा असर जितनी भी सप्लाई चेन है उसके ऊपर पड़ेगा। आटा महंगा होगा, आपके बिस्किट, ब्रेड, बटर, बिस्किट, ब्रेड, बन, वो सब सारे महंगे हो जाएंगे। क्योंकि हमने पहले भी देखा कि जब गेहूं की कीमतें बढ़ी थी, पिछले साल करीबन 40 रुपए किलो के आसपास पहुंच गया था। लेकिन इस साल सरकार को उम्मीद थी कि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होगा, 112 मिलियन टन के आसपास का प्रोडक्शन होगा, लेकिन वो घट करके हमको सिर्फ 95, 96 के आसपास का दिखाई दे रहा। तो उसका असर आपको आने वाले दिनों में दिखाई देगा। एक बार गेहूं दोबारा से उसी लेवल पर पहुंच जाएगा। खासतौर पे कि इस बार काफी
काफी सारी कंसर्न्स भी है, मानसून को लेकर के कंसर्न्स है, एल नीनो का खतरा, तो ये सारे फैक्टर कंट्रीब्यूट करेंगे और आपको गेहूं के दाम एक बार फिर से बढ़ते हुए दिखाई देंगे। सही कह रहे हैं आप। और बटर तो खैर महंगा हो ही रहा है, लगातार बटर महंगा हो रहा है। बटर, दूध, ये सब तो इसमें तो रुकावट लगी नहीं रही। आपके मुंह से निकल गया, लेकिन वो बिल्कुल सही है कि बटर भी महंगा हो रहा है ब्रेड में लगाने के लिए। खैर चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आसिम जुड़ने के लिए हमारे साथ, तो ये जानकारी देने के लिए। और अब एक महत्वपूर्ण खबर जो आज की मतलब सबसे बड़ी खबर है पूरी दुनिया की, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अमेरिकी दौरा है उसका दूसरा दिन है। और आज पीएम मोदी ने वॉशिंगटन में एक फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन, जो बाइडेन साहब की वाइफ हैं, उनके साथ एक कार्यक्रम में शिरकत की। और इसके बाद पीएम मोदी व्हाइट हाउस पहुंचे, जहां राष्ट्रपति जी को बाइडेन जी ने उनका स्वागत किया, उनका वेलकम किया। अब आज का आगे का कार्यक्रम क्या होगा? शाम 7:30 बजे भारतीय समय अनुसार व्हाइट हाउस में स्वागत होगा। इसके बाद एक द्विपक्षीय डेलीगेशन लेवल की बातचीत होगी। फिर भारतीय समय अनुसार रात 12 बजे यूएस कांग्रेस को प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे। ज्वाइंट सेशन होगा दोनों हाउसेस का। उसके बाद 4 बजे व्हाइट हाउस में एक स्टेट डिनर शामिल होगा। ये पूरा कार्यक्रम हमारे, ये 4 बजे जब मैं कर रहा हूँ तो 4 बजे भारत के सुबह के हिसाब से होगा। तो ये एक पूरा प्रोग्राम है जहाँ पे होगा। और खबरें कि शायद बातचीत भी करेंगे प्रधानमंत्री, कुछ सवालों के जवाब भी दे सकते हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे तो खिलाड़ियों का जायजा लेंगे कि आज उनका प्रदर्शन कैसा है, क्योंकि बाजार ने आज थोड़ा सा गुगली मार दी। देखते क्या होता है। के अपडेट का इस बार मुकाबला प्रभुदास लेदर की शिल्पा राउत, शेर खान के जतिन गेडिया और मंत्री फिनमार्ट के अरुण मंत्री के बीच था। क्या अपडेट है और किस तरीके की स्ट्रेटजी, इस पर देखते हैं। तो शिल्पा ने एग्जिट लिया है कोरोमंडल इंटरनेशनल से, बाई कॉल थी इनकी, और अब इन्होंने इसमें से एग्जिट ले लिया है। दूसरा एग्जिट भी सन फार्मा का है, बाई किया था इन्होंने 992 पर, इन्होंने एग्जिट ले लिया है, टारगेट 1030 का था। जतिन ने क्या किया, महानगर गैस में इन्होंने बाई कॉल दी थी और इसमें ये स्टॉप लॉस इनका हिट हुआ है, इस वजह से इसमें से इन्होंने स्टॉप लॉस हिट हो गया तो एग्जिट हो ही गया इनका। इसके बाद अरुण कुमार मंत्री ने जीएनएफसी से एग्जिट लिया है, 599 पे इन्होंने एग्जिट ले लिया है। जुबिलेंट फूड में इनका स्टॉप लॉस हिट हो गया है, 498 का इन्होंने स्टॉप लॉस लगाया था जो कि हिट हो गया। ये अब कुल इस समय क्या स्थिति है, टोटल ओवरऑल अगर इनका रिटर्न देखें तीनों लोगों का, तो ओ माय गॉड 10% से ज़्यादा। जतिन गेडिया 10.88% और शिल्पा राउत भी 10.18%, लेकिन अरुण मंत्री थोड़ा सा पीछे हैं अभी, 0.96 नेगेटिव रिटर्न है उनका। लेकिन अभी देखते हैं, अभी दिन बाकी है पूरा, और कल का ही दिन भी बाकी है। क्या रिजल्ट निकलेगा हम लोग इस पर देखेंगे। फिलहाल इस शो में यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे, लेकिन आपको याद बता दें कि अगले शो में यानी KYC में आज SME कॉर्नर का दिन होता है, और उसमें एक नई कंपनी है ग्रीन शेफ, उनसे बातचीत करेंगे, कंपनी के MD प्रवीण जैन जी से।